नमस्कार, स्वागत है आपका एपिसोड 27 में। हमने देखा अवंतीवर्मन अपने अंतिम काल में ज्येष्ठवरा गए। ज्येष्ठवरा दोस्तों आज का शंकराचार्य पर्वत। वहाँ पे वह गीता के श्लोक सुनते सुनते मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लेकिन उनके शासनकाल में जो चावल की कीमतें 1080 थे, उनके प्रयासों द्वारा उन्होंने वो चावल की कीमतें अपने शासन में ही 36 मुद्रा या दिनार तक ले आए। और इसके पीछे एक भागीरथ प्रयास था, भागीरथी प्रयास जिसको हम कहते हैं, वह सुया का था। सुया, जी हाँ, एक बॉर्न इंजीनियर और इंजीनियरिंग ब्रेन, जिन्होंने व्यत्यस्ता के निकास का विकल्प या हल खोजा। विकल्प तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, हल खोजा। और जैसे ही निकास आरंभ हुआ पानी का व्यत्यस्ता से, कृषि योग्य भूमि उत्पन्न हुई और चावल भरपूर होने लगे कश्मीर में। लेकिन जैसे ही अवंतीवर्मन इस धरती को छोड़ देते हैं तो शंकरवर्मन, उनके पुत्र, गद्दी संभालते हैं। जैसे अवंतीवर्मन के साथ हुआ, उन्होंने सुरावर्मन को युवराज घोषित किया। लेकिन सुरावर्मन बहुत ही सहायक थे अवंतीवर्मन के। उन्होंने ही अवंतीवर्मन के शासन को स्थापित किया। लेकिन शंकरवर्मन को एक विवशतापूर्ण निर्णय लेना पड़ता है और सुरावर्मन के पुत्र सुखवर्मन को युवराज घोषित किया जाता है। इसके पीछे एक दो मंत्री जिनका लोभ था प्रशासन प्रणाली में, वह उसी कारण से सुखवर्मन को युवराज घोषित किया गया। और यहाँ पे सत्ता के दो केंद्र बन गए और सत्ता की लड़ाई भी यहीं से आरंभ होती है। कुछ समय बाद शंकरवर्मन युवराज सुखवर्मन के सत्ता को निरस्त करते हैं और उसे परास्त भी करते हैं। और अपने ही परिवार में दो जो दावेदार होते हैं गद्दी के लिए, उनको भी रास्ते से हटाते हैं। और ये युद्ध अभियान यहीं पर नहीं थमता, वह आगे भी इसको जारी रखते हैं और इसको और आगे तक ले जाते हैं, अपने फ्रंटियर्स, अपनी सीमाओं से भी आगे। और उसी संग्राम के बाद जब वह इस अभियान को छेड़ रहे होते थे, तो कहते हैं कि लोगों का मानना भी ये था कि समृद्धि और सेना दोनों घट रही थी कश्मीर में। लेकिन शंकरवर्मन के पास शायद विकल्प नहीं थे ज़्यादा। उसी में वह देखते हैं कि आगे जब वह बढ़ते हैं और गुर्जर प्रदेश जो होता है उनको भी परास्त करते हैं, और वहाँ पे वह अपने नाम का एक नगर बसाते हैं जिसका नाम पनाकास्त्रा होता है। उत्तर में राजा स्वामी राजा जो होते हैं वह भी उनके बल के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और बिना युद्ध के उनके अधीन हो जाते हैं। लेकिन स्वामी राजा अपनी पुत्री सुगंधा को शंकरवर्मन के साथ ब्याहते हैं और भेंट में वह दो नगर बसाते हैं। एक का नाम होता है समकरा गौरीसा और दूसरे नगर का नाम होता है सुगंध देसा। कुछ समय काल के बाद शंकरवर्मन जब कश्मीर लौटते हैं तो जितनी भी भेंट होती है, वह सारी भेंट, जो मूल्यवान भेंट होती है, वह कश्मीर परिहासपुरा ले आते हैं। बस दोस्तों, यहीं से समय करवट लेता है। कहते हैं जब आदमी या व्यक्ति बुलंदियों को प्राप्त होता है तो बुलंदी उसके सर पर चढ़कर बोलती है। जैसे हाथी नहाने के बाद मदमस्त होकर खुद को धूल से लपेटता है, वैसे ही व्यक्ति शिखर पर पहुंचकर अपने
श्रेष्ठता को सर पर चढ़ाता है, जिसमें वह ऐसे कृत्य करता है जो उनको लगता है कि सब सही जा रहा है या सब जायज़ है, तो उसमें वह प्रजा को पीड़ा देना या उनका उत्पीड़न करना आरंभ करते हैं। ये कष्ट इतने होते हैं कि लोग कष्ट में होते हैं और कहते हैं जो मंदिरों का चढ़ावा आता था वह भी वह समेट लेते थे। क्या ये आज की जो परिस्थितियाँ है, स्थितियाँ है हमारे भारतवर्ष में, आज के युग की बात कर रहा हूँ दोस्तों, चाहे वो साउथ हो या नॉर्थ हो, कोई भी सरकार हो, मोदी सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, सब मंदिरों की जो भेंट आती है, जो हुंडी आती है, वह सरकारी खजाने में जमा हो जाती है। तो समकरावर्मन ने भी ऐसा ही एक निर्णय लिया और मंदिरों की भेंट भी लेते गए और लोगों के ऊपर अधिक से अधिक कर का बोझ डालते गए। तो कहते हैं एक बार उनके दरबार में उनके पुत्र, राजा समकरावर्मन के पुत्र राजन से बोलते हैं, हे राजन, आपने जो राजशाही कर प्रजा पे लगाया है उससे उनको बहुत पीड़ा हो रही है और ये लोभ है, आपने वित्तीय बोझ उन पे और डाला है। आपसे विनती है राजन, आप इसे वापस ले और इस कर प्रणाली को समाप्त करें। राजन कहते हैं, मेरे प्यारे पुत्र, मैं भी ऐसा ही सोचता था जब मैं तुम्हारे जैसा था या तुम्हारी उम्र का था। मेरे लाड प्यार में कोई कमी नहीं थी। आपके दादाजी राजा अवंतीवर्मन ने मुझे बड़े लाड प्यार से पाला, लेकिन उन्होंने मुझे सामान्य व्यक्ति जैसा भी सिखाया वह कैसे रहते हैं। मुझे घोड़ों के संग नंगे पांव दौड़ाया करते थे और चाहे रास्ते में मेरे पाँव में कांटे चुभे, पथ में कांटे चुभे मेरे पाँव में, तो उनको ज़रा सा भी पीड़ा नहीं होती थी। कोई मेरी मदद के लिए आता था तो उससे भी बोलते थे, नहीं, इस बालक को ये एहसास होना चाहिए कि सामान्य व्यक्ति अपना जीवन कैसे व्यतीत करता है। तो पुत्र, फिर मैं बड़ा हो गया और अपने दायित्व को समझने लगा। हाँ, लेकिन जब मैं बड़ा हो गया तो मैं पुरानी बातें भूल गया। हमें यही करना पड़ता है, हमें पुरानी बातें भूल के नए से आरंभ करना पड़ता है। देखो, आपके लिए एक संदेश है, जितना कष्ट अभी प्रजा झेल रही है, आप उससे ज़्यादा कष्ट प्रजा को मत दीजिए। ऐसा वह अपने पुत्र को कहते हैं। ये एक व्यंग था जो पुत्र के समझ के बाहर भी था और पुत्र समझने की चेष्टा भी कर रहा था। जो उनके पुत्र गोपालावर्मन थे, वह उस वक्त तो इस बात को सुनकर सभा से निकल जाते हैं और फिर आगे चलकर समकरावर्मन अपना जो युद्ध अभियान है वह जारी रखते हैं। कहते हैं एक बार एक तीर उनके गर्दन के आर पार में लगा और वह तीर गर्दन के में फंस गया। उसी अवस्था में युद्ध क्षेत्र से वह अपनी सेना की टुकड़ी के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। एक रानी भी होती है साथ में, सुगंधा। और जैसे वह वापसी करते हैं और अपनी सीमा के दहलीज तक पहुँचते हैं तो उस तीर को निकालने का प्रयत्न करते हैं। और जैसे ही वह प्रयत्न करते हैं, उसी प्रयत्न में राजा समकरावर्मन की मृत्यु हो जाती है और वहीं पे उनको अग्नि देकर उनकी अंतिम यात्रा कर दी जाती है। फिर सुगंधा के संरक्षण में
गोपालवर्मन गद्दी संभालते हैं। गोपालवर्मन तो एक विचाराधीन बालक होते हैं, वह बालक अवस्था में ही होते हैं और सुगंधा शासन संभालती है। लेकिन उसी समय काल में उनके कुछ संबंध एक मंत्री से बन जाते हैं जिनका नाम प्रभाकरा होता है। प्रभाकरा को बल मिलता है इस संबंध से और वह आगे जाकर एक विजय अभियान छेड़ते हैं और वहाँ से जब विजय होकर लौटते हैं तो रानी सुगंधा उनके सम्मान में एक बहुत सुंदर स्वागत समारोह कराती है। इससे लोगों में, प्रजा में, मंत्रियों में एक चर्चा उत्पन्न होती है और ये बात गोपालवर्मन के कानों तक भी पहुंचती है कि रानी के कुछ अवैध संबंध प्रभाकरा के साथ में है। अब कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। प्रभाकरा ने जो वहाँ से खजाना लेके आए होते हैं युद्ध क्षेत्र से, वह तो राजकोष में जमा हो जाता है, लेकिन उनकी नज़र हमेशा उस खजाने पे होती है और उसके लिए वह एक जादू टोना वाले व्यक्ति जिनका नाम रामदेवा होता है, उसको संपर्क करके राजा के प्रति कुछ ऐसा करने का बोलते हैं कि राजा रास्ते से हट जाए। और रामदेवा ऐसा ही करते हैं, वह अपना जाल बिछाते हैं और गोपालवर्मन जो है संदेह स्थिति में अग्निदेह हो जाता है उनका और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। रानी सुगंधा के लिए कष्ट भरा समय था और इधर रामदेवा भी खुद को अग्नि के हवाले करते हैं। उनको डर लगता है कहीं राजा के आदमी या राजघराने से जो सैनिक है वह इनको मार न ले। फिर दोस्तों, ये जो गद्दी और राज का खेल है, ये राज्य शासन का जो खेल है, ये कुछ ऐसा चलता है जिसमें छल कपट, लोभ और लालच ये सब मिश्रित होकर कश्मीर को घेर लेती है और काफ़ी समय तक ये चलता है। तो जानते हैं क्या होता है आगे। गोपालवर्मन के बाद उनके छोटे भ्राता समकटा को शासक बनाया जाता है, लेकिन 10 दिन के शासनकाल में ही, 10 दिन के उपरांत ही वह भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सुगंधा वापस शासन संभालती है और चाहती है कि परिवार का ही कोई सदस्य शासक बने। सेना की एक टुकड़ी होती है तांत्रेन, जिस टुकड़ी का नाम होता है, वह रानी को सुझाव देते हैं कि एक सभा बुलाई जाए जिसमें निर्णय किया जाए। सुगंधा वैसे ही करती है। सुगंधा चाहती है कि उनके परिवार तो कोई नहीं है, लेकिन परिवार के निकट ही सुरावर्मन हुआ करते थे, राजा अवंतीवर्मन के युवराज और मंत्री, बहुत ही सहायक मंत्री जो बहुत ही उपयोगी मंत्री होते हैं। उनके ही पोते होते हैं निरिजतावर्मन। जैसे ही वह उस नाम का प्रस्ताव रखती है तो जो ये सेना की टुकड़ी हो, तंत्रा सेना की टुकड़ी, वह इसका विरोध करते हैं और बोलते हैं कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि निर्जितावर्मन रात को कार्य करते हैं और दिन को सोते हैं। रात को क्या कार्य करते हैं, उन दिनों में वह भोग विलासता में लुप्त होते हैं और लिप्त भी होते हैं और वह स्त्रियों में भी लिप्त होते हैं। बस मदिरा और भोग विलासता और स्त्रियों के साथ उनके संबंध, यही उनके जीवन की कथा थी। तो एक कांगा और एक सेना की टुकड़ी होती है, वह भी उनको रोकती है ये सब करने से। और ये दोनों टुकड़ियाँ पार्था, जो कि निर्जितावर्मन के पुत्र थे, उसका प्रस्ताव रखते हैं। वह
भी 10 साल के बालक होते हैं। षड्यंत्र बहुत चरम पे होता है, हर समय में षड्यंत्र और एक दूसरे को धोखा देना, ये एक शासन का मानिए चलन ही बन गया था कश्मीर में। एकांगा सेना की टुकड़ी सुगंधा को वापस प्रेरित करती है कि वह गद्दी संभाले, लेकिन तांत्रिन सेना की टुकड़ी चाहती है पार्था ही राजा बना रहे, क्योंकि तांत्रिन सेना के अधीन ही पार्था अपना प्रशासन संभालते हैं। और रानी को वह एकांगा सेना ऐसे उकसाती है कि वह युद्ध के लिए तैयार होती है, और जब युद्ध होता है वह बंदी बन जाती है और कारागार में ही वह भी संदेह के घेरे में मृत्यु को प्राप्त होती है। और यहाँ पे पार्था जो है वह शासन चलाते हैं तांत्रिन सेना के अधीन, और वह एक खैर चावल वापस 1000 मुद्रा या दिनार छू लेता है। तो यही थी गाथा अवंती वर्मन से लेकर उनके वंशजों की। यहाँ पे आगे हम और देखेंगे कैसे छल कपट से ये गद्दी का खेल चलता है, ये राजन बनने का खेल चलता है। और दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप इसे शेयर और सब्सक्राइब भी करें। शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में। नमस्कार।